करते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स टॉप 20 क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 15। सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूं स्वाति सेजवानी। स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 15, जिसमें हम 19 क्वेश्चन कर रहे हैं। लगभग एक क्वेश्चन हमारा और बाकी है और हमारा टॉप 20 लॉ एंड एथिक्स का भी कंप्लीट हो जाएगा। नीचे आपको दिख रहे होंगे 4 टॉपिक्स हैं, इस पे आपसे शॉर्ट नोट पूछे गए हैं, है ना। मेडिकल डिवाइसेस, एनडीएमए, क्लिनिकल ट्रायल्स, ब्रांडेड वर्सेस जेनेरिक ड्रग्स। आदित्य सर की क्लास है 5 बजे ऐप पे, सर ने शेड्यूल कर दी क्या? देख लेती हूँ एक बार। रहम कर रहे हैं तभी तो प्रिपरेशन करा रहे हैं, रहम नहीं करते तो बोलते अब हमने टॉप 20 करा लिया, अब तुम देख लो अब भैया अपना अपना। हाँ, रहम कर रहे हैं तभी तो। कहाँ यार आदित्य सर की क्लास कहाँ है? तुम लोग तो मुझे ऐसे ही से डराते रहते हो। हाँ, नहीं है सर की क्लास 5 बजे, मेरी क्लास होगी 5 बजे। ठीक है, चलो। तो 4 नोट्स है। पहला है मेडिकल डिवाइसेस पे आपको लिखना है, दूसरा आपको एनडीएमए पे लिखना है, तीसरा क्लिनिकल ट्रायल्स पे लिखना है और चौथा आपको ब्रांडेड वर्सेस जेनेरिक पे लिखना है। जिसमें से एनडीएमए को छोड़ के वो आपको नया लग रहा होगा, बाकी सब आप पढ़ चुके हैं। वैसे आप एनडीएमए भी पढ़ चुके हैं, जैसे ही मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग मेडिकल डिवाइसेस से। मेडिकल डिवाइसेस क्या होते हैं, यहाँ मैंने आपको 2 डेफिनेशंस दी हैं। दोनों डेफिनेशंस में से जो भी डेफिनेशन आपको इजी लगती है वो आप मेडिकल डिवाइसेस के लिए लिख सकते हो। ठीक है, तो मेडिकल डिवाइसेस जब भी आपसे कोई भी शॉर्ट नोट या क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, तो मेडिकल डिवाइसेस आर इंस्ट्रूमेंट्स, apparatus, machines और implants used in the diagnosis, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। मेडिकल डिवाइसेस या तो कोई उपकरण होते हैं या कोई apparatus होते हैं या मशीन्स होते हैं या इम्प्लांट्स होते हैं जिसको डिजीज के डायग्नोसिस यानी परीक्षण के लिए यूज किया जाता है या डिजीज के इलाज के लिए यूज किया जाता है या डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इसी में जब आप सॉफ्टवेयर ऐड कर दोगे, आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आने लगे हैं मेडिकल डिवाइसेस में, तो इसी डेफिनेशन में जब आप सॉफ्टवेयर ऐड कर दोगे तो वो भी आपकी मेडिकल डिवाइसेस की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अपैरेटस होते हैं, मशीन होते हैं या इम्प्लांट्स होते हैं, और आजकल तो सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसको बीमारी को पहचानने के लिए यूज किया जाता है, बीमारी से बचने के लिए यूज किया जाता है या बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। आप बोलोगे इंस्ट्रूमेंट, अपैरेटस, मशीन, इम्प्लांट्स क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंट मतलब जो तरह तरह के उपकरण प्रेजेंट होते हैं। अपैरेटस जैसे कि सेंट्रीफ्यूज हो गया, जिसको हमने कल ब्लड बैंक में पढ़ा था कि ब्लड बैंक में सेंट्रीफ्यूज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर हमने इम्प्लांट, आपने देखा होगा आजकल छोटी मोटी सर्जरी के दौरान छोटी सी चीरफाड़ करके छोटी छोटी डिवाइसेस बॉडी में इंक्लूड करी जाती हैं, जैसे पेस मेकर हार्ट में डाला जाता है ना, तो इसको क्या कहा जाता है, इम्प्लांट्स। और आजकल तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिससे अंदर शरीर के अंदर की बीमारियों को पहचाना जाता है। ठीक है, ये देखो मैं पिक्चर दिखा रही हूँ आपको, इसीलिए मैंने चैट ऑफ नहीं करा था, इसके बाद मैं अभी चैट ऑफ कर दूंगी। ये आप सबको पिक्चर दिख रहा होगा एक साइड में, ये सारी चीजें क्या है, मेडिकल डिवाइसेस में आती है, चाहे आपकी वो सिरिंज हो, चाहे आपका वो अस्थमा का इनहेलर पंप हो, एक्सरे मशीन हो जिससे कि एक्सरे निकलता है। ठीक है, ये जो अलग अलग तरह की आपको चीजें दिख रही, जैसे स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर कान में लगा के हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं, सीजर दिख रही होगी, ठीक है, ये ग्लूकोमीटर दिख रहा होगा। ऐसी जो भी उपकरण, ठीक है, या ऐसे जो भी यंत्र, मशीन, इम्प्लांट जिसको हम बीमारियों के निदान, इलाज या रोकथाम में यूज करते हैं उसको मेडिकल डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, तो मेडिकल डिवाइस ऐसे उपकरण, यंत्र, मशीन, इम्प्लांट या सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल बीमारियों या मेडिकल स्थितियों के निदान, रोकथाम और इलाज में किया जाता है।
ठीक है, अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं, यानी कि इनकी कैटेगरीज देखते हैं, कैटेगराइजेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है अलग अलग बेसिस पे किया जाता है। सबसे पहला हम जो पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क मेडिकल डिवाइसेस जो है 4 क्लासेस में विभाजित है। क्लास ए होती है लो रिस्क, जिसमें ज्यादा लो रिस्क वाले मेडिकल डिवाइसेस नहीं रहते, छोटी मोटे चीजें रहती, जैसे बैंडेज हो गया आपका, थर्मामीटर हो गया, सर्जिकल ग्लव्स हो गए, ये सब किस में आते हैं, ये सब क्लास ए मेडिकल डिवाइसेस में आते हैं। याद रखना इसको, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि क्लास ए क्या होता है, क्लास बी क्या होता है, सी क्या होता है और डी क्या होता है ना। तो क्लास ए मेडिकल डिवाइसेस जो हैं, ठीक है, कम जोखिम वाली मेडिकल डिवाइसेस होती हैं। इसमें आपकी पट्टियां आती हैं जिसको हम बैंडेज कहते हैं इंग्लिश में, थर्मोमीटर आते हैं और सर्जिकल दस्ताने आते हैं, ग्लव्स जो आपने व्हाइट कलर के देखे होंगे ड्यूरिंग द सर्जरी डॉक्टर्स यूज करते हैं। क्लास ए के बाद बी आता है मॉडरेट रिस्क, यहाँ पे 1 लिख देती हूँ तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। क्लास ए आती है जिसमें लो रिस्क रहता है, ठीक है, जिसमें बैंडेजेस आते हैं, थर्मोमीटर्स आते हैं। ठीक है, तो क्लास ए लो रिस्क, क्लास बी मॉडरेट रिस्क, क्लास सी हाई मॉडरेट रिस्क और क्लास डी में आता है हाई रिस्क। ठीक है, मतलब छोटे से बड़े पे जा रहे हैं ना, मतलब कम रिस्क से हम जब बड़े की तरफ मूव करते हैं तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन है। तो बी यानी कि मॉडरेट रिस्क में क्या आता है, इसमें आती हैं आपके सिरिंजर्स, है ना, ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स आते हैं। क्लास सी जो कि हाई मॉडरेट रिस्क है, इसमें आपकी डायलिसिस वाली मशीन है आती है ना, जो किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उसमें जब डायलिसिस वाला प्रोसेस होता है, उसमें जो डायलिसिस मशीन यूज होती है वो क्लास सी में आती है, उसको अपन घर में यूज नहीं कर सकते, है ना, इसलिए वो क्लास सी में आती है। क्लास सी और डी में आपको वो वाली चीजें दिखेंगी जो आपको हॉस्पिटल्स में ही दिखेंगी, इमरजेंसी कंडीशंस में ही दिखेंगी, और जिसमें प्रॉपर एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए होंगे। जैसे सिरिंज को यूज करने के लिए इतना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इंसुलिन का इंजेक्शन ह्यूमंस खुद भी लगा लेते हैं। आजकल ब्लड प्रेशर की मशीन्स आ गई है, लोग घर पे ही ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर लेते हैं, है ना। तो क्लास ए और बी में तो ऐसे डिवाइसेस नहीं आते, लेकिन क्लास सी में जैसे डायलिसिस मशीन आती है, वेंटिलेटर आता है, वेंटिलेटर तो अपन घर पे तो कोई भी नहीं यूज कर सकता ना। और हाई रिस्क में आती हैं जैसे पेस मेकर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हार्ट में जो इम्प्लांट या सर्जरी के दौरान लगाया जाता है उसको पेस मेकर कहा जाता है, जो आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपकी मेडिकल डिवाइसेस है ना। तो क्लास बी है मध्यम जोखिम वाली, जिसमें सिरिंज आता है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर आता है। क्लास सी में आते हैं उच्च माध्यम जोखिम, जिसमें डायलिसिस मशीन आती है, वेंटिलेटर आता है। क्लास डी में आते हैं उच्च जोखिम, जिसमें पेसमेकर आता है और कृत्रिम हृदय वाल्व आता है ना। ये हमने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि मेडिकल डिवाइस किस तरह से काम करती हैं, क्या उनका फंक्शन होता है। ठीक है, तो होती है डायग्नोस्टिक डिवाइसेस, यानी जिसको बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, बीमारी के परीक्षण के लिए यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है डायग्नोस्टिक डिवाइसेस। जैसे एमआरआई स्कैनर्स, आपके ब्रेन का एमआरआई होता है, सभी को पता है ना। तो एमआरआई से हमें हमारी ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर है, कोई दिक्कत है, तो वो पता चलता है, परीक्षण से पता चलता है, इसलिए इसको डायग्नोस्टिक डिवाइसेस में रखा गया है। दूसरी आती है इसमें ईसीजी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन, जिससे आपके हार्ट रेट पता चलता है, जो पीक्यूआरएसटी वेव होती है, आप सबने पढ़ा होगा। तो ईसीजी मशीन आपके डायग्नोस्टिक डिवाइस में आती है। ब्लड ग्लूकोज मीटर, जिसमें हम ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मॉनिटर करते हैं, तो हमें डायबिटीज का पता चलता है, यानी एमआरआई से हमें ब्रेन एक्टिविटी पता चलती है, तो वो डायग्नोस्टिक डिवाइस हो गया। ईसीजी से हमें हार्ट रेट पता चलता है, वो भी डायग्नोस्टिक डिवाइस हो गया। ब्लड ग्लूकोज मीटर से हमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल पता चलता है, यानी तीनों चीजों से किसी ना किसी बीमारी का डायग्नोसिस हो रहा है, किसी ना किसी बीमारी का परीक्षण हो रहा है, इसीलिए उसको डायग्नोस्टिक डिवाइसेस में रखा गया है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है फंक्शन के बेसिस पे थेराप्यूटिक डिवाइस, मतलब जो हमको थेरेपी दे,
जिसमें दवाई हो, जैसे इंसुलिन का पंप हो गया, तो इंसुलिन के पंप में इंसुलिन होता है, ठीक है। डायलिसिस मशीन हो गई, वो किडनी के दौरान यूज होती है। नेब्यूलाइजर्स हो गए, जो बच्चों में सर्दी जुकाम के दौरान यूज होते हैं। तो ये थेरेपी है हमारे लिए, इसलिए इनको थेराप्यूटिक डिवाइस में रखा है। तो जब हम इसको कार्य के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं, तो डायग्नोस्टिक डिवाइस में आता है एमआरआई स्कैनर, ईसीजी मशीन, ब्लड ग्लूकोज मीटर, और थेराप्यूटिक डिवाइस में आपका आता है इंसुलिन पंप, नेब्यूलाइजर और डायलिसिस मशीन, ठीक है। इसी में ही आते हैं और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सर्जरी के दौरान जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जैसे स्कैल्पल हो गया, स्कैल्पल कुछ इस तरह का रहता है, कांटे जैसा, फोर्सेप जैसा रहता है। एंडोस्कोप, जिससे कि हमारी एंडोस्कोपी होती है, आंत के अंदर का, पेट के अंदर का पूरा देखा जाता है, अंदर ऐसे घुमाकर स्क्रीन पे हमको हमारा एंडोस्कोपी दिखती है, ठीक है। कुछ लाइफ सपोर्ट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, है ना, पेस मेकर्स। मॉनिटरिंग डिवाइस में आते हैं आपके पल्स ऑक्सीमीटर, जिससे आपका पल्स रेट पता चलता है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस नहीं लिखना चाहते हो, तो आप इस तरह से एक टेबल बना सकते हो एग्जांपल्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस की, ठीक है, कि मेडिकल डिवाइसेस के एग्जांपल क्या है, ये आप एक टेबल बना के लिख सकते हो। हेडिंग डालनी पड़ेगी आपको कैटेगरी, और यहाँ पे लिखने पड़ेंगे आपको एग्जांपल्स। तो कैटेगरी, जैसे डायग्नोस्टिक डिवाइसेस में पीछे हमने पढ़ा, एक्सरे मशीन आ गई, अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स आ गए। थेराप्यूटिक डिवाइस हेडिंग डाली, इसमें आपकी लेजर थेरेपी मशीन आ गई। इम्प्लांटेबल डिवाइसेस, जैसे कि पेस मेकर हो गए, इम्प्लांट्स हो गए। सर्जिकल डिवाइसेस, जैसे कि सर्जिकल लेजर और स्टेंट्स हो गए। स्टेंट्स ऐसे छोटे छोटे उपकरण होते हैं जिनको हार्ट की सर्जरी के दौरान हार्ट में प्लेस किया जाता है, ठीक है। कुछ मॉनिटरिंग डिवाइसेस आप इसमें लिख सकते हो, जैसे कि ईसीजी मॉनिटर हो गया, फिटनेस ट्रैकर हो गया। आजकल तो हर एक वॉच में फिटनेस ट्रैकर आने लगा है, कि आप कितना वॉक करते हो, कितना स्टेप्स चलते हो, कितना रन करते हो। तो वो सब क्या है, मॉनिटर करने वाली डिवाइसेस हैं, ठीक है। इतना आप मेडिकल डिवाइसेस में लिखोगे तो बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शॉर्ट नोट पे चलते हैं। एनडीएमए, ये जो आपका एनडीएम है, ये डीएमए से आया है। डीएमए है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसी से आपको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में पूछा गया है, लेकिन आप डायरेक्टली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में नहीं लिख सकते, इसलिए आपको पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 में आया था। इट इज एन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये जो एक्ट है भारत सरकार द्वारा लाया गया एक एक्ट है फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स। क्यों लाया गया है ये एक्ट, ताकि जो भी डिजास्टर्स आ रहे हैं, डिजास्टर मतलब आपदा, जो चीजें अचानक होती हैं, जैसे फ्लड हो गया यानी कि बाढ़ हो गई, ड्रॉट हो गया, कहीं सूखा पड़ गया, है ना, कहीं आग लग गई, कहीं वॉल्केनो आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये सारी चीजें बता के तो नहीं आती हैं, है ना, ये सारी चीजें आपदा में आती हैं, डिजास्टर्स में आती हैं। तो ये सारी डिजास्टर्स के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, और जो दूसरी चीजें इससे कनेक्टेड है उसके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए जो एक्ट लाया गया, उसका नाम था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अगर ये एक्ट नहीं होगा, तो जब ये विपदा, जब ये आपदा आएगी लोगों पे, तो उनकी मदद कौन करेगा, सरकार नहीं करेगी। तो 2005 में इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लाया गया। ये एक ऐसा एक्ट है, ठीक है, इसको आपदा प्रबंधन अधिनियम कहा जाता है। ये भारत सरकार द्वारा आपदाओं और उससे जुड़े अन्य मामलों के कुशल प्रबंधन के लिए पारित एक अधिनियम है ना। ये जो है एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 23 दिसंबर 2005 को ये एक्ट आया था, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे एनडीएमए पूछा गया, तो एनडीएमए कहाँ आएगा, एनडीए हमारा यहाँ आएगा। जब हम बात करेंगे कि इसके लेवल्स क्या है ना, तो इसके जो लेवल्स हैं आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के, ये 3 लेवल में विभाजित है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल को तो आप शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन नेशनल लेवल को आपको डिटेल में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी के ऊपर आया है, एनडीएमए के ऊपर, कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है और इसके अंदर कौन कौन से लोग होते हैं।
तो नेशनल लेवल जो है 3 भागों में विभाजित है। पहली कैटेगरी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इनका मेन रोल क्या होता है कि आपदा से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं उनका फॉर्मुलेशन करना, जितने भी प्लान बनाए जा रहे हैं उन प्लान को अप्रूव करना, ठीक है, और जो भी डिजास्टर आ रहा है हमारे स्टेट में, अलग अलग राज्यों में, उसका कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। ये सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर के रोल होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे एनडीएमए कहा जाता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। इनकी मुख्य भूमिका यह रहती है कि जो भी आपदा नीतियां बन रही हैं उनको तैयार किया जाए, जो भी योजनाएं बन रही हैं उनको मंजूरी दी जाए, और जो भी आपदा प्रतिक्रिया का सॉल्यूशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो किया जाए, ठीक है। तो पहली कैटेगरी हो गई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल लेवल की। इसी में ही जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी कि जिसको एनईसी कहा जाता है। इसके जो हेड होते हैं यूनियन होम सेक्रेटरी होते हैं। इनका क्या रोल रहता है कि जो भी पॉलिसीज बनी है, मतलब पीछे हमने पढ़ा पॉलिसी को अप्रूव कराना, वो जो पॉलिसीज बनी है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो भी एनडीएमए ने नीतियां बनाई हैं वो प्रॉपर लागू हो रही हैं कि नहीं, ये देखना नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम होता है, ठीक है। थर्ड, इसी में ही आपको लिखना है एनडीआरएफ, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स होती है डिजास्टर रिस्पांस के लिए, जैसे एयर फोर्स होती है ना, है ना, वायु के लिए होती है एयरफोर्स, उसी तरह से डिजास्टर के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है। इनके पास तरह तरह के स्टाफ होता है, ट्रेनिंग स्टाफ, जिसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, और मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं, ताकि कहीं पे भी कोई आपदा आए तो तुरंत लोगों को वहां से बाहर निकाल के उनको रेस्क्यू किया जाए, है ना, उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको राहत दिलाई जाए, और उनको वहां से निकाल के किसी सेफ जगह पहुंचाया जाए। समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा टफ लग रहा होगा, इसलिए मैं इसको वापस दोबारा रिवाइज करती हूँ। एनडीएमए, एनडीएमए क्या है? एनडीएमए है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसके लिए आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में पहले लिखना पड़ेगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया। ये इंडिया की सरकार के द्वारा आया ताकि हमारे इंडिया में जितने भी डिजास्टर्स हैं उनको प्रॉपर मैनेज किया जा सके। एग्जैक्टली ये आया 23 दिसंबर 2005 को। ये जो एक्ट है इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं नेशनल देख रहे हैं। नेशनल में भी 3 कैटेगरीज हैं। पहला है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दूसरा है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, और तीसरा है आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेट लेवल की, तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको देखती है, जिसके हेड होते हैं हर एक राज्य के चीफ मिनिस्टर। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करी जाए तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जिसके हेड होते हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। आपको डिटेल में क्या लिखना है? आपको लिखना है डिटेल में एनडीएमए के बारे में, है ना। अगर आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूछा जाता है तब तो आपको पूरा लिखना है, लेकिन कई बार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में ही पूछा जाता है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आप एक ये वाली कैटेगरी लिखोगे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जिसके चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर का ही काम होता है जितनी भी पॉलिसीज हैं उनका बनाना। देखो यहाँ पे पॉलिसी बनेगी और यहाँ पे जो पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। फर्स्ट पॉइंट वहां लिखोगे, सेकंड पॉइंट यहाँ लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट वहां लिखोगे कि यहाँ पे पॉलिसी बन रही है, ये देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ फॉर्मुलेट डिजास्टर पॉलिसी, यहीं पे उसका सेकंड पॉइंट आ जाएगा इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, वो जो पॉलिसी पहले बनाई, ठीक है, और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, तो ये सेकंड पार्ट में आ जाएगा। और थर्ड पार्ट में आएंगे आपके मॉडर्न इक्विपमेंट्स। आप जानते हो एयर फोर्स होती है तो उनके पास भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इसी तरह से हमारी जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उनके पास भी बहुत बेहतरीन इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि लोगों को फंसने के समय पे बचाव करते हैं, राहत दिलाते हैं, ठीक है।
हाँ अभी रिवीजन करा रहे हैं, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा टॉपिक खत्म होने तो करवाते हैं। अच्छा भाई एयरफोर्स में है, बहुत बढ़िया। नेशनल लेवल के बाद जो सेकंड लेवल आता है वो आता है स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल का जो अथॉरिटी है उसको स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, और इसके जो हेड होते हैं वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, है ना, हर एक राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जिसके हेड होते हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, चलो अब अपन थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, और 5 से 6 वाली जो क्लास रहेगी उसमें बाकी के 2 नोट पढ़ेंगे, वरना अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाएगा। शुरू से देखते हैं आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, 19वां नंबर क्वेश्चन था। उसमें 4 चीजों के बारे में हमसे पूछा गया था, 2 चीजें हमने पढ़ी, 2 हम 5 से 6 बजे वाली क्लास में पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया उनको बता दूं, आज से 5 से 6 बजे भी मेरी क्लास चलेगी, टॉप 100 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। तो टिंकू बताओ मैं क्या करूं, अगर मैं चैट ऑफ नहीं करूं तो बाकियों को डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं क्या करूं। आप काम किया करो, आपको जो भी डाउट हो आप उस समय लिख लिया करो, फिर जैसे ही मैं चैट ऑन करती हूँ आप मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। क्या करें आप बताइए, इतनी बार बोलने पे भी अगर लोग चुप नहीं बैठते हैं तो मैं क्या करूं, मुझे तो पढ़ाना है ना बिना किसी डाउट के। 3 साढ़े 3 बजे भी क्लास होगी ना भैया। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा मेडिकल डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अपैरेटस होते हैं, मशीन्स होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, जिसे हम किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस में यूज करते हैं, ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, या प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इसी में जब आप अपना सॉफ्टवेयर ऐड कर दोगे तो आपकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी और अपडेटेड हो जाएगी। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये पास में, ये सारे मेडिकल डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं, जिसमें आपके स्टेथोस्कोप आता है, सिरिंज आता है, इनहेलर्स आते हैं, पंप्स आते हैं, सिजर्स आते हैं, फोर्सेप आते हैं, ग्लूकोमीटर आता है, ऑक्सीमीटर आता है। ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा मेडिकल डिवाइसेस का ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। जब हमने इसको पढ़ा तो बेसिस के रिस्क के बेसिस पे 4 तरह का क्लास होता है। एक होता है लो रिस्क, ठीक है, क्लास ए, जिसमें आपके बैंडेज थर्मामीटर आते हैं। दूसरा हमने पढ़ा मॉडरेट रिस्क, जिसमें आपके सिरिंज ब्लड प्रेशर मॉनिटर आते हैं। क्लास सी में आते हैं हाई मॉडरेट रिस्क, जिसमें डायलिसिस मशीन और वेंटिलेटर्स आते हैं। और क्लास डी में आते हैं हाई रिस्क, जिसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाले मेडिकल डिवाइसेस रहते हैं, जैसे पेस मेकर या आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व हो गया। ठीक है, फंड नहीं, फोर्स ही लिखना पड़ेगा इंदल जी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आप क्लासिफिकेशन के बाद ये एग्जाम्पल वाला टेबल बना देते हो तो आपका आंसर बेस्ट हो जाएगा। कैटेगरीज लिखिए, एग्जाम्पल्स लिखिए, जो भी एग्जाम्पल आपको याद रह रहे हैं या पीछे के जो एग्जाम्पल है वो भी लिख सकते हो। ठीक, थैंक यू राहुल। दोनों का अलग ही चल रहा है, किसी किसी और का अलग ही चल रहा है, अभी मैं नाम लेके टोकूंगी तो बहुत मिर्ची लग जाएगी। चलो, एनडीए में लास्ट रिवाइज कर लो, इसके बाद जिसको जो करना है वो करते रहना, बातें बाद में करना, पहले ये पढ़ लो। ठीक है, पूजा जी लाइसेंस लिख सकते हो आप, जो मैंने आपको मेन ऐप वाली क्लास में पढ़ाया है, बट यहाँ पे शॉर्ट नोट पूछा है तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट में पढ़ा। ठीक है, अब क्या ही बोले, हम हैं वंदे भारत, हम आते हैं टाइम से। हाँ, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में। ये सरकार द्वारा लागू किया एक एक्ट है जो कि हमारे इंडिया में जितने भी डिजास्टर्स आ रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए लाया गया है। मेनली आया 23 दिसंबर 2005 को। इसकी जो अथॉरिटीज हैं वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो नेशनल लेवल की अगर हम सबसे पहले अथॉरिटीज देखें तो नेशनल लेवल में 3 कैटेगरीज में अगेन आता है। ठीक है, पहले आती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट में एनडीएमए कहा जाता है। इसके जो चेयरपर्सन है वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यही सारी पॉलिसीज बनाते हैं।
सारे प्लान्स को अप्रूव करते हैं और जितना भी डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए चीजें हैं उनका कोऑर्डिनेशन भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में नेक्स्ट कैटेगरी आती है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको शॉर्ट में एनईसी कहा जाता है। इसके जो हेड है वो हमारे यूनियन होम सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, इनका काम होता है कि पीछे जो पॉलिसीज बनी है उन पॉलिसीज को लागू कराना। ठीक है, थर्ड कैटेगरी आती है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स होती है जो कहीं पे भी अगर आपदा आती है तो उसको रिस्पांस, उसको हेल्प करने के लिए काम आती है ना। इसमें ट्रेन्ड स्टाफ रहता है, पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, है ना। यहाँ पे ट्रेन्ड स्टाफ होता है जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि आपदा के समय लोगों को किस तरह से बचाया जाए। प्रॉपर मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं इनके पास ताकि लोगों को वहां से रेस्क्यू करा जाए, वहां से बचा के निकाला जाए, उनको राहत दी जाए और उनको निकाल दिया जाए, मतलब उसको मुश्किल वाली घड़ी से निकाल के कहीं और प्रॉपर जगह ले जाया जाए। ये सारा काम होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स। कब पढ़ेंगे? हमारी जो 5 से 6 बजे वाली क्लास होगी उसमें हम क्लिनिकल ट्रायल्स पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्लास में।